अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से जंग जैसे हालात बन गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने ईरान के बंदर सरीख नेवल बेस पर जबरदस्त हमला किया है। इस दौरान विलायत नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के दौरान केशमे द्वीप पर 6 अलग अलग हवाई हमले की खबर है। अमेरिका के इस हमले से ईरानी नेवी को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के एक द्वीप पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। तो ये आप सैटेलाइट तस्वीर देख रहे हैं जहां पर सिरिक नेवल बंदरगाह पर हमला किया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि बंदर अब्बास के ऊपर भी हमले हुए हैं। इस सैटेलाइट तस्वीर से आप साफ देख सकते हैं कि जिस जगह पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो नेवल बेस हुआ करता IRGC का, उसको टारगेट करके निशाना बनाया गया है। और खास तौर पे जहां पर पोर्ट है, लैंडिंग डॉक्स हैं शिप्स के, उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, क्योंकि माना जा रहा है कि इन्हीं इलाकों से अमेरिका के ऊपर या फिर अमेरिकी के मित्र देशों के जहाज़ों के ऊपर हमले किए जाते हैं। और हाल ही में जो अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया गया है, उसके लिए भी सीधे IRGC को ही जिम्मेदार ठहराया है सेंट्रल कमांड ने। और जैसे ही खबर आई कि सेंट्रल कमांड की ओर से ये बताया गया कि IRGC के ही जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उड़ान भर रहे अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया, उसके बाद अमेरिका ने ये जवाबी कार्रवाई की है। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि चीफ के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है, जिसमें केशमे द्वीप जो एक तरह से किला माना जाता है हॉर्मुज का, जहां से लगातार हमले होते रहे हैं अमेरिका के ऊपर या अमेरिका के जहाज़ों के ऊपर या तमाम उन जहाज़ों के ऊपर जो बिना इजाज़त ईरान के वहां से गुजरते हैं, तो उसको भी टारगेट पर लिया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों के अंदर ये लगातार अमेरिका और ईरान के बीच झड़प देखने को मिली है। وزیر امور خارجه درباره هر گونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل آمریکا فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملا روشن و بدون ابهام. वहीं इससे पहले सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरानी सेना ने मार गिराया। अमेरिका ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई करार दिया है और इस हमले में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका इसका तगड़ा जवाब अब ईरान को देगा। तो जहां एक तरफ ईरान ने अमेरिका पर हमला किया, तो अब अमेरिका ने भी एक तरीके से साफ ये जवाब दे दिया है कि अब इसका तगड़ा जवाब ईरान को मिलने वाला है। और इस हमले में दोनों पायलट हालांकि सुरक्षित हैं, इसकी जानकारी अमेरिका ने दी। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका इसका जवाब तगड़े तरीके से देगा। और जो अभी तक बातचीत की बात कही जा रही थी, डील होने की बात कही जा रही थी, अब वो बात जो है खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ ईरान और अमेरिका के बीच साफ नजर आ रहा है। Report that an Army helicopter went down on the strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine. Yeah. And was nobody that injured? Down? We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine. Yeah. उत्तर प्रदेश के बागपत में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हुई है। टेंट कारोबारी और उसके 30 साल के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियोस इस वक्त वायरल हो रहे हैं। दरअसल 2 बाइक से आए 3 बदमाश कारोबारी सोहन लाल अग्रवाल की दुकान पर पहुंचे थे, जहां सोहन लाल अपने बेटे विकास के साथ दुकान में बैठे थे। बदमाशों ने पिस्टल से दोनों पर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। सीने पर गोली लगने से सोहन लाल घायल हो गए, जिसके बाद उनका बेटा विकास दुकान से बाहर आया। बदमाश से भिड़ गया। विकास पिस्टल छीनने लगा, तभी उससे गोली चल गई और हमलावर भी घायल हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, दूसरा बदमाश पीछे से आया और विकास को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। वारदात के वक्त गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाश को डरा दिया। दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिससे एक राहगीर को भी गोली लग गई। फिलहाल अस्पताल में राहगीर और हमलावर दोनों का इलाज चल रहा है। फायरिंग के पीछे हिस्ट्री शीटर वरुण लोहारी का हाथ बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। हमलावर आए
सबसे पहले दुकान के अंदर बैठे शख्स पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। जब दुकान के अंदर से दूसरा शख्स आकर हमलावर का विरोध करने लगा तो बदमाश के दूसरे साथी ने उस पर दनादन गोलियों की बरसात कर दी। गोली लगने से एक शख्स दुकान के अंदर गिरा था तो दूसरा दुकान के बाहर, और गोलियां दागने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले। हमलावर जब सरेआम गोली बरसा रहे थे तो वहां कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही गोलियां चलने लगी एक एक कर सब जान बचाकर वहां से निकल गए। लेकिन गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार वहां पहुंच गए, जो पहले तो हमलावर की तरफ भागे, फिर घायलों को संभालने लगे। इस बीच भाग रहा एक हमलावर भीड़ के हत्थे चढ़ गया। लोगों ने पहले उसे पीटा और फिर उस पर दनादन गोलियां दाग दी। मंगलवार को सरेआम गोलियों की तड़तड़ाहट से यूपी का बागपत गूंज उठा। अपने गुर्गों के साथ पहुंचे हिस्ट्री शीटर ने टेंट कारोबारी और उसके बेटे पर गोलियों की बरसात कर दी और भागते वक्त खुद भी भीड़ के हत्थे चढ़ गया, जहां उसे भी गोली लग गई। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उसे भीड़ से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। फायरिंग की वारदात में टेंट कारोबारी सोहनलाल अग्रवाल और उनके 30 साल के बेटे विकास अग्रवाल की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अब वो हिस्ट्री शीटर आरोपी वरुण लुहारी के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। वे 8 से 10 जने आए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बजाई। कौन लोग? वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे चौकी है, उसी गली में चौकी वाले रहते हैं। जिस गली के कोने पे इसकी दुकान है, वहाँ कोई नहीं आया। आने के बाद मानी चेकिंग कर रहे, क्या ले रहे तुम? घटना क्या हुई? घटना गोली मार के, अब से 9 साल पहले भी गोली मार के था इसके। वो दो दोनों का 2 नंबर के। इसकी बहन गूंगी बेरी, इसकी बहन एक, वो गूंगी बेरी है, इसकी घरवाली प्रेग्नेंट। ये भी 6 महीने पहले ब्याह हुआ था। क्या जवाब दोगे मुझे? कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं है। पुलिस प्रशासन एप्लीकेशन लियो, एप्लीकेशन लियो। एनकाउंटर चाहिए हमें योगी सरकार से एनकाउंटर चाहिए अभी। बागपत के बड़ौत में दिल्ली बस स्टैंड पर सोहनलाल का टेंट का कारोबार है। टेंट कारोबारी पर हमले की पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार दोपहर बाद 2 बाइक से हिस्ट्री शीटर वरुण लुहारी कुछ बदमाशों के साथ कारोबारी सोहनलाल अग्रवाल की दुकान पर पहुंचे, जहां सोहनलाल अपने बेटे विकास के साथ मौजूद थे। बदमाशों ने पिस्टल निकाली और दुकान के अंदर बैठे सोहनलाल पर दनादन फायरिंग कर दी, जिससे सोहनलाल घायल हो गए। पिता पर फायरिंग हुई तो बेटा विकास दुकान से बाहर आया और बदमाशों से भिड़ गया। विकास पिस्टल छीनने लगा, तभी उसे गोली लग गई और हमलावर भी घायल हो गया। लेकिन इतनी ही देर में दूसरा बदमाश पीछे से आया और विकास को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते वक्त दोनों पिता पुत्र की मौत हो गई। अपनी दुकान पे बैठा था, आगे बदमाशों ने गोली मार दी, सीधी बात। दोनों बापू बैठे, 10 बदमाश थे जी। कितने लोगों को मारे? 2 जनों दोनों बापू बैठे थे, 2 नंबर के। गोली मारने वाले का पता कोई? वरुण लुहारी है जी। तरुण लुहारी और भी अन्य साथी थे, 10 आदमी थे। वारदात के वक्त गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदारों ने बदमाशों को दौड़ा दिया। दोनों बदमाश फायरिंग करते हुए भागने लगे, जिससे एक राहगीर को भी गोली लग गई। गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी करने लगे।
मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया, मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तब जाकर लोगों ने जाम खोला। उनके बीच में कोई 10 साल पुरानी मुकदमा चल रहा था, उसको लेके विवाद था। उसमें आके ये जो व्यक्ति है वरुण पुत्र बाबूराम, ये आके गोली चलाया है। वो तत्कालिक रूप से जो है अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पे इनको मृत घोषित किया गया है। हमारे एसपी साहब की तरफ से लगभग 10 टीमें बनाई गई हैं। एसपी शामली जो पूर्व में यहाँ पे तैनात थे वो भी मौजूद हैं और सभी लोग यहाँ पे लगे हैं कि जिन्होंने घटना की है उसको बहुत जल्दी कानून की गिरफ्त में लाया जाए और उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागपत में हुए इस डबल मर्डर में हिस्ट्री शीटर वरुण लुहारी का नाम सामने आया है। वरुण लुहारी और अग्रवाल परिवार के बीच 11 साल से रंजिश चल रही है। 2015 में शराब के ठेके पर हुए विवाद में वरुण लुहारी के भाई कपिल लुहारी की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए वरुण लुहारी ने सोहनलाल और उनके बेटे पर हमला किया। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि जिन लोगों ने घटना की है उनको बहुत जल्दी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। वरुण का आपराधिक इतिहास क्या है? वो हिस्ट्री शीटर है और हिस्ट्री शीटर होने के कारण लगातार निगरानी में था। अभी कुछ दिन पहले उस पर गैंगस्टर भी लगा था, वो अभी जेल से बाहर निकला था कुछ दिन पहले। हैरानी की बात यह है कि बागपत में ये डबल मर्डर पुलिस चौकी के बेहद करीब हुआ, जिससे स्थानीय कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि पुलिस की नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो गई और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर अपने कब्जे में ले ली है और भरोसा दिया है कि वारदात में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही हार गई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द हो गया। बीजेपी का आरोप था कि मीनाक्षी ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर मीनाक्षी नटराजन को जवाब उनसे मांगा था। मीनाक्षी ने जवाब दाखिल किया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जवाब में संतुष्ट नहीं हुए और मीनाक्षी का नामांकन खारिज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और अब पार्टी के नेता आज पहले चुनाव आयोग से मिलेंगे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भोपाल में निर्वाचन आयोग के दफ्तर के सामने डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस इसे पूरे मध्य प्रदेश में बड़े आंदोलन के तौर पर खड़ा करने में जुट गई है। आज कांग्रेस विधायक भोपाल में निर्वाचन आयोग के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। साथ ही हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता भूख हड़ताल करेंगे। भोपाल में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र की सबसे बड़ा हत्याकांड किया है। जिस तरीके से महिला आरक्षण की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दल एक महिला के निर्वाचन को बिना नियमों से रद्द करना, ये देश की भावी पीढ़ी के साथ एक तरह से हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें अवसर मिला इस लड़ाई को पूरे देश में निर्णायक रूप में ले जाने का। मध्य प्रदेश की आम जन, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के परिवार, मध्य प्रदेश के जैन जी इस लड़ाई को देश में अंतिम चरण तक लेके जाएगी। लोकतंत्र बचाना है, ये देश के लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई की शुरुआत है। नॉमिनेशन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि अभी तक बीजेपी वाले वोट चोरी कर रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने राज्यसभा की सीट ही चुरा ली। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी
एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने के बाद आज कांग्रेस नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग और कांग्रेस नेताओं के बीच दोपहर 12 बजे निर्वाचन सदन में बैठक होगी। मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई चर्चा को तैयार नहीं है। ये किस प्रकार से, जब निर्वाचन आयोग को पता है कि राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो शिकायत ले कहाँ जाएंगे? तो यहीं आएंगे और यहाँ कार्यालय 5:30 बजे के बाद बंद। ये कैसी डेमोक्रेसी है? इससे पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद मंगलवार को कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा था, लेकिन दफ्तर बंद होने की वजह से कांग्रेस नेताओं को अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे नाराज कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन जानबूझ के लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिश की जा रही है। निर्वाचन आयोग इस देश के लोकतंत्र का संरक्षण करने के लिए है और हम सब यहाँ पर आए आवेदन देने के लिए। लिखित में हमने 2 घंटे पहले बताया था, ना तो अंदर जाने दे रहे हैं, ना निर्वाचन हमसे मिल रहा है। हम किसको कंप्लेन करेंगे? इस लोकतंत्र में हमारी वो सीट जो हम जीत रहे थे, उनके नामांकन को बिना कारण के रद्द किया गया है। पूरे देश में लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र को तार तारे सरकार कर रही है और भाजपा की एकमात्र कोशिश है कि सत्ता और ताकत को हड़पना। और लोकतंत्र में अगर हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, हमारे पास सारे विकल्प खुले हैं, हम न्यायपालिका का दरवाजा भी खटखटाएंगे। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर काफी देर हंगामे के बाद सिर्फ 2 नेताओं को चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत मिली, जिसके बाद केसी वेणुगोपाल और भूपेश बघेल चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचे। कांग्रेस भले ही बीजेपी पर सीट चोरी का आरोप लगा रही हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि असल में खेल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही किया है। कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे? तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है। तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास, मोदी जी के विकास पे विश्वास। अब जरा उस केस को भी जान लीजिए जिसकी जानकारी छिपाने की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया। 11 मई 2025 को शिकायतकर्ता ए श्रीलता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। 20 अगस्त 2025 को ए श्रीलता ने हैदराबाद की अदालत में आरोपी नंबर 4 मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ बीएनएस की धारा 356, 61, 45, 46, 351, 2, 3, 5 और 79 के तहत आरोप लगाए गए। 17 सितंबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। 24 अक्टूबर 2025 को मीनाक्षी नटराजन ने हलफनामा दाखिल कर खुद को बेगुनाह बताते हुए केस खारिज करने की मांग की थी। 17 नवंबर 2025 को कोर्ट ने मामले को खारिज करने के बजाय सुनवाई जारी रखी। मीनाक्षी नटराजन ने नॉमिनेशन के वक्त एफिडेविट में इसी केस की जानकारी नहीं दी थी। इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हार का डर था, इसलिए जानकारी छिपाई और ये सियासी ड्रामा किया। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के साथ ही बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार केवट राम के जीत का रास्ता साफ हो गया। इसी के साथ अब बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों का निर्विरोध चुना जाना तय है। रिटर्निंग अफसर के फैसले के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है, तो कांग्रेस चुनाव आयोग से शिकायत करने वाली है।
और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से, जहां बांके बिहारी मंदिर के पास एक पुरानी इमारत का छज्जा गिरने से 7 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। कल शाम 6:15 बजे के करीब तेज हवा के कारण बांके बिहारी मंदिर से करीब 3.5 मीटर दूर एक पुरानी जर्जर इमारत का छज्जा अचानक से टूटकर गिर गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तेज आंधी और हवा चल रही थी। पुरानी इमारत के नीचे से कई श्रद्धालु गुजर रहे थे और जो छत थी, जो छज्जा था, उसके गिरने से कई लोग इसकी चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और आम लोगों ने फौरन घायलों को वहां से हटाया और हॉस्पिटल लेकर गए। घायलों में दिल्ली के एक श्रद्धालु भी शामिल हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं बांके बिहारी मंदिर की, जब लोग गुजर रहे थे मंदिर के दर्शन करने के लिए और मंदिर जा रहे थे, उसी वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। जो छत होती है, जो छज्जा होता है, वो गिर गया और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। हालांकि कई लोग इसकी चपेट में आ गए और दिल्ली के एक श्रद्धालु भी इसमें शामिल है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, घायल हैं। तो ये 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कितना खौफनाक ये मंजर था। जर्जर मकान का जो छज्जा था वो गिरा और जिससे लोग काफी ज्यादा सहम गए। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस हादसे में 7 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिन्हें तत्परता के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त तेज आंधी और हवा चल रही थी और पुरानी इमारत के नीचे से कई श्रद्धालु गुजर रहे थे। कोई मंदिर जा रहा था तो कोई आ रहा था, कोई मंदिर के दर्शन करके अपने घर की ओर लौट रहा था। और इसी दौरान ये जो जर्जर इमारत थी, तेज आंधी की चपेट में आकर इसका जो छज्जा था वो गिर गया। और इस छज्जे में आप देख सकते हैं कि कई लोग इसकी चपेट में आ गए, जिनको अस्पताल ले जाया गया और उनका इलाज अभी चल रहा है। 7 लोग और 7 श्रद्धालु इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कितने लोग आए थे? 7 लोग हैं यहाँ अभी एडमिट हैं, 2 लोग वृंदावन से हैं। क्या स्थिति है इनकी? अभी एक की स्थिति थोड़ा कम ठीक है क्योंकि हेड इंजरी बहुत आई है, तो उसका स्कैन हो गया है, अभी वो एडमिट है, अब वेंटिलेटर पे। 4 नंबर गेट से जो निकास द्वार है अपना, इस तरफ जब पब्लिक आती है तो यहाँ सुधीर गोस्वामी जी का मकान है। उनका एक छज्जा ऊपर से जब बंदर ऊपर जब गया है तो वो छज्जे पे जाके ऊपर गिरा। ऊपर से ही बंदर की वजह से वो छज्जा थोड़ा जर्जर हालत में था तो वो नीचे गिरा। उसके पीछे 6-7 आदमी और लेडीज थी जो कोई इंजर्ड हुए, उनको तत्काल पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से सोसैया में और आर के मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना कुछ ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज चल रहा है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो हादसे में घायल श्रद्धालु का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसी बीच मथुरा के सीएमओ डॉक्टर राधा बल्लभ ने कहा कि सभी घायल अब खतरे से बाहर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना को लेकर फैलाई जा रही अफवाह पर ध्यान ना दें। कुछ लोग अफवाह फैला रहे थे कि हादसा बांके बिहारी मंदिर के अंदर हुआ है, जबकि हादसा मंदिर से करीब 350 मीटर दूर हुआ है और जो जर्जर इमारत थी, जो जर्जर मकान था, उसका छज्जा गिरा। देखिए 6-6:15 बजे के बीच में कुछ लोग दर्शन करके अपने गंतव्य को वापस जा रहे थे। उसी समय मौसम खराब हुआ और यहाँ बंदरों का भी बहुत प्रकोप रहता है। लगभग 350 मीटर दूर गली नंबर 5 के सामने वाली गली में एक मकान के छज्जा का कुछ अंश टूट करके गिर गया, जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं और 7 खतरे से बाहर हैं। उनका समुचित इलाज इस रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, जो यहाँ का द बेस्ट हॉस्पिटल है, उसमें कराया जा रहा है। लोग अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर में हादसा हुआ है, बिल्कुल नितांत गलत है। जो गली में लगभग 350 मीटर दूर ये छज्जा गिरने से दुर्घटना घटी है और जितने भी घायल हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं।
और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पर एक संत की हत्या के बाद तनाव फैल गया है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के घोरे टोला में 70 साल के संत मिलन दास एक मंदिर का निर्माण करवा रहे थे। बताया जा रहा था कि मंदिर में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर कई बार विवाद हुआ था और कल कुछ हमलावरों ने चाकू से गोद कर उनकी हत्या कर दी। संत की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है और साथ ही बाकी फरार आरोपियों की तलाश भी हो रही है। और ये उन आरोपियों के नाम हैं जिसमें इजराइल, लल्ली, यामीन, शानू और शफी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 वो आरोपी हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि संत की हत्या इन्होंने की है, क्योंकि लाउडस्पीकर को लेकर लगातार विवाद हो रहा था। मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था और इसके बाद से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। जाहिर सी बात है कि जो आरोपी यहाँ पर है, नाम से जाहिर हो रहा है कि वो मुस्लिम समुदाय से है, जिसके बाद हालात को काबू में करने के लिए बड़ी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है, क्योंकि ये एक संत की हत्या का मामला है। और जब एक दूसरे समुदाय के ऊपर ये आरोप लगे तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितना तनाव बढ़ जाता है। और इसी वजह से एहतियातन मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और साथ ही साथ कोशिश ही की जा रही है कि जो मुस्लिम समुदाय है और दूसरा जो हिंदू समुदाय है, उनके बीच किसी भी तरह के यहाँ पर चीज़ें ना बिगड़े और माहौल शांत रहे। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन बाकी और 2 की तलाश की जा रही है। और जो यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं वो कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो मिलन दास को अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन तब तक उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चाकू से। अबे डॉक्टर साहब बताओ, तो ये कहाँ जा रहे थे? ये मंदिर पर मंदिर जा रहे थे या आ रहे थे, हमको जानकारी हो पाई पूरी। अच्छा, कुछ मालूम है किसने की है या कौन है? कुछ ऐसे कोई विवाद पहले से था इनका? अब उन्नाव पुलिस ने इस मामले में मिलन दास के भाई की शिकायत के बाद समुदाय विशेष के 5 लोगों को लेकर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें शफी, यामीन और लल्ली को हिरासत में लिया गया है। तो मिलन दास के भाई की ओर से मामला दर्ज कराया गया है और आरोप यहां पर मुस्लिम समुदाय के उन लोगों पर रखा है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक नाम यामीन है, एक नाम लल्ली है और शफी है। तो शफी, यामीन और लल्ली को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 2 की और तलाश की जा रही है। प्राप्त तहरीर पर थाना बांगरमऊ पर हत्या की धाराओं में अभियोग बनाम 5 नामजद व्यक्ति पंजीकृत किया गया है। थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त लल्ली पुत्र दुर्गादीन उम्र करीब 30 वर्ष, सफी उम्र करीब 30 वर्ष, यामीन उम्र करीब 28 वर्ष निवासीगढ़ कस्बा बांगरमऊ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास सहित आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली बड़ी खबर गुजरात के तापी से है, जहां सोनगढ़ में 2 समुदाय के बीच हुए झगड़े के बाद तनाव फैल गया। झगड़े को लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई। 2 समुदायों में मारपीट का ये मामला तापी के सोनगढ़ सब्जी मंडी लक्ष्मी मॉल के गली में हुआ, जहां का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में समुदाय विशेष के 5 से 6 युवक एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में हमलावर हाथों में कोई छड़ी या डंडा और बड़ा चाकू लिए नजर आ रहे हैं। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिटाई के बाद पीड़ित के परिजन और स्थानीय लोग थाने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग करने लगे। इस मामले में पीड़ित पक्ष एट्रोसिटी अपराध दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से हुए तनाव को लेकर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों देश अब आमने सामने। अमेरिका ने ईरान के बंदर सिरिख नेवल बेस पर जबरदस्त हमला किया है। इस दौरान विलायत नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के दौरान केशम द्वीप पर 6 अलग अलग हवाई हमले की खबर है। अमेरिका के इस हमले से ईरानी नेवी को भारी नुकसान पहुंचा है और
ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने एक द्वीप पर धमाकों की आवाज़ सुनी है। तो ये आप सैटेलाइट तस्वीर देख रहे हैं और किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद सिरिक नेवल बेस, जहां पर IRGC के फिलहाल जहाज तो नहीं है लेकिन जो बोट्स हैं वो रखे जाते थे, उस पोर्ट के ऊपर हमला किया गया, बंदरगाह के ऊपर हमला किया गया है, जहां पर काला धुआं उठता हुआ दिख रहा है। وزیر امور خارجه درباره هر گونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل آمریکا فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملا روشن و بدون ابهام. इससे पहले सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरानी सेना ने मार गिराया था। अमेरिका ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई करार दिया और इस हमले में दोनों पायलट सुरक्षित उन्होंने बताया। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्वीट पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका इसका तगड़ा जवाब ईरान को देगा और अब ईरान को अमेरिका ने तगड़ा जवाब दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या कुछ इस पर बयान सामने आता है और क्या अब ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आएगा। Report that an army helicopter went down in the Strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine. Yeah. And was Nobody injured. We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine. Yeah. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर बने रहने के पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। वहीं 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में पीएम पद की शपथ ली थी और इसी के साथ उनके सत्ता में रहने के 12 साल भी पूरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज 9 जून 2026 तक उनके कार्यकाल के 4,399 दिन पूरे हो गए हैं। अब वो सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। देश में पहले चुनाव 1952 में हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मई 1952 में पहली बार चुने हुए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद वो 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4,398 दिन काम किया। लेकिन आज पीएम मोदी देश के पहले पीएम पंडित नेहरू से भी आगे निकल गए हैं। इस मौके पर आज देश भर में कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही बीजेपी नेता पीएम मोदी के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी के इस कामयाबी पर दिल्ली के सड़कों पर भी पीएम मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में सुशासन, आर्थिक अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण है गरीब कल्याण, विकास के नए आयाम स्थापित किए। 2014 के पहले की सरकारें भी हमें मालूम है, जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, रिमोट था सोनिया जी के हाथ में। इस देश की हर व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता था। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए, तो इस देश के मान और सम्मान को भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार की एक नई परिभाषा को प्रतिपादित किया कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित करें। तो जो आपने मध्य प्रदेश के बारे में कहा है, तो डबल इंजन की सरकार के एक सफल उदाहरण मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आज एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में एनडीए के सभी प्रमुख सहयोगी दल शामिल होंगे। बैठक में 22 एनडीए शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के प्रमुख नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। बताया जा रहा है कि करीब 35 सहयोगी दलों के 75 से ज्यादा वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हालांकि माना जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी विशेष चर्चा होनी है और अब जब ये बैठक होगी तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस बैठक में क्या कुछ और चर्चा होगी।
उत्तर प्रदेश के कानपुर से यूके तक फर्जी डिग्री और जाली मार्कशीट बनाने के बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। ये गिरोह पिछले 13 साल से फर्जी डिग्री की इंटरनेशनल फैक्ट्री चला रहा था और मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। अलग अलग नामी विश्वविद्यालयों की हूबहू नकली डिग्रियां तैयार कर बेच रहा था। गैंग का धंधा भारत, सऊदी अरब, कनाडा और यूके तक फैला हुआ था। कानपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री के पूरे सेटअप को सीज कर दिया है। गिरोह के मास्टरमाइंड जियाउल हसन उर्फ समीर के साथ साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर दिया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस ग्रुप का सरगना 32 साल का जियाउल हसन ग्राफिक्स डिजाइनिंग का एक्सपर्ट है। वो लंदन के मोबाइल नंबर का उपयोग कर पूरे नेटवर्क को भारत और विदेश में ऑपरेट कर रहा था और आरोपी जल्द ही ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने की पूरी तैयारी भी कर चुका था, लेकिन उससे पहले ही उसका भांडा फूट गया और पुलिस के वो हत्थे चढ़ गया। फर्जी मुहर, फर्जी डिग्रियों की भरमार, फर्जी मार्कशीट, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अल्ट्रा मॉडर्न, तकनीक ऐसी कि इसमें छपकर निकलने वाले डॉक्यूमेंट्स हूबहू असली सर्टिफिकेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की कमाई करने वाला यह गिरोह एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 साल से लाखों के फर्जीवाड़े के धंधे को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब कानपुर पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा है। कानपुर की बेकनगंज थाने की पुलिस एसआईटी और साइबर सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरोह का सरगना जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, गिरोह का मेंबर नूरुद्दीन, हसन आसिफ और आमिर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे, कुरियर के माध्यम से। कानपुर से चल रहे फर्जीवाड़े के इस गोरख धंधे का खुलासा करने के लिए पुलिस काफी समय से खोजबीन कर रही थी। अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन फर्जी डिग्री की प्रिंटिंग प्रेस तक अब पुलिस की पहुंच हुई है। आरोप है कि ये गिरोह अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम पर फर्जी डिग्री, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर बेचता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 62 फर्जी मार्कशीट, छात्रों के नाम पर तैयार सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और पीएचडी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 लैपटॉप, कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, हार्ड डिस्क और वाईफाई राउटर भी जब्त किया गया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक ये गिरोह जिन नामी विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री तैयार कर बेचता था, उनमें कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के लिंगाया विद्यापीठ, पुणे के डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, अलगप्पा विश्वविद्यालय और आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों के नाम पर तैयार किए गए दस्तावेज शामिल हैं। अपने फर्जीवाड़े के धंधे को अंजाम देने के लिए इस गिरोह ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया है, उसे भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से विश्वविद्यालय की 141 जाली मुहर, 80 स्ट्रिप 3D मोनोग्राम, 830 ब्लैंक पेपर, 24 डाई और बड़ी संख्या में रंग बिरंगे होलोग्राम बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों की मदद से असली दस्तावेजों जैसी दिखने वाली फर्जी डिग्रियां और प्रमाण पत्र तैयार किए जाते थे। हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के, डाई, मोहरें सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास मिले हैं। हॉल मार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है वो पकड़ा गया है। अभी तक हमारे पास 8 यूनिवर्सिटी, देश के अलग अलग कोनों से यूनिवर्सिटीज़ के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिले हैं
और कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट मिले हैं, काफ़ी संख्या है और इन्होंने काफ़ी समय से ये इस धंधे में लिप्त थे। इसमें ये भी बताया गया इसने पूछताछ में कि प्रति सर्टिफिकेट पर इसको 10,000 रुपये प्रिंटिंग का मिलता था और ये इसके ट्रांजैक्शन से लग भी रहा है और इसकी जीवनचर्या से लग भी रहा है कि इनके पास पैसे का आना जाना लगातार बना रहा।